सेकंड इज द थ्योरी ऑफ मशीन। थर्मल मेरा बैकग्राउंड है, उससे मैंने एमटेक किया हुआ है, तो मैंने वो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमेशा रहता है थर्मल। और थ्योरी ऑफ मशीन वो मेरे एरिया से हटके है, लेकिन वो सब्जेक्ट भी मैंने उतना ही अच्छा कर रखा है, तो मैंने उस सब्जेक्ट को भी चूज किया हुआ है। तो पहला मैं एग्जाम गेट 2018 का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, इसे मैं सॉल्व करके बताता हूँ। तो फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन। एयर इज हेल्ड इनसाइड ए नॉन इंसुलेटिंग सिलेंडर यूजिंग ए पिस्टन। ओके, तो जो भी डेटा सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ध्यान रखें, जो भी डेटा आपको दिया हो उसे आप जरूर नोट कर लें। तो जो पिस्टन है उसका मास आपका 25 किलोग्राम है, एंड द एरिया ऑफ द पिस्टन इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड द स्टॉपर, यहाँ स्टॉपर लगाए गए हैं एज शोन इन फिगर। इनिशियल प्रेशर P1 एंड T1 ऑफ द एयर इनसाइड द सिलेंडर आर 200 किलो पास्कल एंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड। इनिशियल जो गैसेस इसके अंदर फिल्ड की गई हैं उनका प्रेशर 200 किलो पास्कल है और टेम्परेचर उसका 400 डिग्री सेंटीग्रेड है इनिशियल कंडीशन में। द एम्बिएंट प्रेशर वाज 100 किलो पास्कल and ambient temperature was 27 degree centigrade. The temperature of air inside the cylinder at which the piston will begin to move is, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जब पिस्टन मूव करना स्टार्ट हुई होगी उस समय उसका टेम्परेचर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप इसका मैकेनिज्म समझें कि मैकेनिज्म है क्या और कैसे मूव करेगी पिस्टन, क्यों मूव करेगी। जब तक आप ये नहीं समझेंगे तब तक इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप समझने की कोशिश करें कि जब कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, कोई भी आपको पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट अगर मिलता है तो ध्यान रखें कि उसके अंदर जो गैस भरी हुई होगी उसका प्रेशर होगा क्या, आप एक्चुअली में पहले देखें। ये पिस्टन है, इस पिस्टन का कुछ ना कुछ वेट होगा और इस पिस्टन का एरिया ए है। इस पिस्टन पे बाहर से एटमॉस्फेयर जो है एक प्रेशर अप्लाई करेगा, दैट इज द पी इन्फिनिटी। तो इस जो गैस अंदर भरी हुई है उसका प्रेशर P क्या होगा, P infinity plus W by A. Okay, so this is the pressure inside the air filled inside this cylinder. Now, suppose you are supplying the heat. अगर आपने हीट सप्लाई करना चालू हुआ तो क्या होगा, the gases inside this cylinder is start to expand. गैसेस इसके अंदर भरी हुई है वो एक्सपेंड करना चालू करेंगी और पिस्टन जो है सडनली आपका ऊपर की तरफ मूव करना चालू कर देगा। मान लीजिए ये स्टेट आपकी 1-1 है और ये स्टेट आपकी 2-2 है, तो 1-1 से 2-2 स्टेट पे ये पहुंच जाएगा, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि हमने अगर पिस्टन का वेट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया है तो जो एक्सपेंशन हो रहा है ये कांस्टेंट प्रेशर पे एक्सपेंशन हो रहा है, क्योंकि जो गैस का प्रेशर है वो है क्या, P इंफिनिटी प्लस W बाई ए। तो गैस के अंदर का प्रेशर तभी चेंज होगा आइदर यू चेंज द P इंफिनिटी और आइदर यू चेंज द वेट ऑफ द पिस्टन। तो अगर आपने ना तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर चेंज किया ना आपने वेट चेंज किया तो गैस के अंदर का प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये मैकेनिज्म है। तो ये पूछ रहा है कि जब आपकी पिस्टन स्टार्ट करना मूव करना चालू की होगी उस समय उसका टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है ना। तो जब स्टार्टिंग में गैस का प्रेशर कम होगा, इसके अंदर आपने हीट सप्लाई की होगी, जब इसका प्रेशर गैस का इतना हो गया होगा P इंफिनिटी प्लस W बाई ए, तब ये बैलेंस कंडीशन में आया होगा और फिर आपने जब इसे हीट सप्लाई की होगी तब ये ऊपर की तरफ मूव करना चालू हुआ होगा। तो इनिशियल कंडीशन में जब ये मूव करना चालू किया होगा उस समय का प्रेशर P नॉट कितना होगा, P नॉट इज इक्वल टू 100 प्लस W, वेट कितना है इसका 25, G आपको 10 दिया है, डिवाइड बाई 100 इंटू 10⁻⁴। तो P नॉट आपका यहां से आएगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं 125 किलो पास्कल। अब आपने निकाल लिया इनिशियल में जब पिस्टन यहां कहीं होगी P नॉट स्टेट पे, ये नॉट 0-0 स्टेट पे, और इसका टेम्परेचर आपको निकालना है, ठीक है। अब जब तक ये मूव नहीं की तब तक कौन सा प्रोसेस रहा, कांस्टेंट वॉल्यूम।
पहले गैस का प्रेशर कम होगा, हीट सप्लाई आपने की, धीरे धीरे उसका प्रेशर बढ़ेगा, जब उसका प्रेशर इतना हो जाएगा तब वो मूव करना स्टार्ट होगी। तो जब तक आपकी मूव नहीं करी तो वॉल्यूम क्या रहा, कांस्टेंट रहा। तो टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, क्योंकि एयर भरी हुई है। तो आपका टी नॉट डिवाइडेड बाई टी वन इज इक्वल टू पी नॉट डिवाइडेड बाई पी वन। तो आप देखें टी नॉट डिवाइडेड बाई, आपको टी नॉट निकालना है, टी वन आपका कितना दिया है 400, 400 का कितना हो गया अगर केल्विन में करोगे 673 केल्विन। पी नॉट जो है आपका 125 और पी वन कितना है 200। तो यहाँ से आप टी नॉट निकाल सकते हैं। तो आप निकाले टी नॉट कितना होगा 125 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 673 माइनस 273, तो ये आपका 147.625 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ गया। तो ये क्वेश्चन बड़ा कंसेप्चुअली था। अगर थर्मोडायनेमिक्स के जो क्वेश्चन आते हैं गेट में, गेट बहुत अच्छा एग्जाम है, गेट में जितने भी क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स या किसी भी सब्जेक्ट के आते हैं, दीज क्वेश्चन आर वेरी कॉन्सेप्चुअल। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप कर पाएंगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता तो आप नहीं उन्हें सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आप उनकी ट्रिक, उनके कॉन्सेप्ट को समझिए कि कहाँ पे क्वेश्चन जो है ट्रिकी है, कैसे हम उसे सॉल्व करेंगे। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट है सिंपल, अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप कर लेंगे। देखिए द एरिया ऑफ द पिस्टन इज 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पिस्टन का एरिया दे दिया इन्होंने 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। हीट इज नाउ एडेड एंड द पिस्टन मूव स्लोली फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। पिस्टन देखो यहाँ से मूव करना चालू कर दी, इनिशियल पोजीशन, जो भी इसका वॉल्यूम 0 मान लो या कुछ भी मान लो, इनिशियल पोजीशन 1 से मूव करना चालू हो गई। ठीक है, until it reaches to the stops, जब तक वो स्टॉप्स पे नहीं पहुंच गई तब तक वो मूव करती रही। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द लीनियर स्प्रिंग, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको 12.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर दिया गया है। कंसीडर द एयर इनसाइड द सिलेंडर एज ए सिस्टम, द वर्क इंटरेक्शन, वर्क इंटरेक्शन कितना होगा इसमें तो स्टार्टिंग में देखिए पिस्टन आपकी यहाँ रखी हुई है, आपने हीट देना चालू किया, तो पिस्टन जो गैसेस हैं, जो एयर है आपकी एक्सपेंड करना चालू करेगी, और तब तक ये मूव नहीं करेगी, तब तक ये मूव नहीं करेगी जब तक कि इसका प्रेशर जो है P1 कितना नहीं हो जाता, आपका P एटमॉस्फेयर प्लस WA इसके बराबर नहीं हो जाता, तब तक ये मूव करना चालू नहीं करेगी। अब इसने नीचे लिखा हुआ है द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 100 किलोपास्कल एंड द इनिशियल प्रेशर ऑफ द एयर इन द सिलेंडर इज 105 किलोपास्कल। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर जो है, एटमॉस्फेयर प्रेशर तो इतना है 100 किलोपास्कल, और इनिशियल प्रेशर जो है आपका P1 105 किलोपास्कल है। तो इसका मतलब है P इन्फिनिटी प्लस WA 105 था। अब आपने हीट सप्लाई करना चालू किया तो ये ऊपर की तरफ एक्सपेंड होना चालू करेगा। अब मैंने बताया अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर आपको प्रोसेस ना दिया हो, कांस्टेंट प्रेशर है कौन सा है, तो ध्यान रख लो आप कि अगर पिस्टन फ्रीली एक्सपेंड हो रही है, पिस्टन के वेट को, प्रेशर को कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं और हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो कांस्टेंट प्रेशर ही प्रोसेस होगा। तो स्टेट 1 मान लिया हमारी ये थी, स्टेट 1 पे प्रेशर आपका P1 कितना था 105 किलो पास्कल। ठीक है, 105 किलो पास्कल, ये स्टेट आपकी 1 थी। पिस्टन मूव करना चालू की, और पिस्टन जब तक ये यहां तक नहीं पहुंच गया, स्प्रिंग टच नहीं हुई, तब तक ये कांस्टेंट प्रेशर पे मूव करने लगी, करती रही 2 स्टेट पे जब तक नहीं पहुंच गई। नाउ जैसे ही ये पिस्टन इस स्प्रिंग को टच की, अब आपने हीट सप्लाई की, तो क्या होगा, अब ये स्प्रिंग जब कंप्रेस होगी तो इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करेगी जो स्प्रिंग फोर्स होगा, तो अब गैस का जो है प्रेशर चेंज होना चालू हो जाएगा। हमेशा ध्यान रख लो जब भी स्प्रिंग लगाई गई हो तो जो प्रेशर का वॉल्यूम प्रेशर का वॉल्यूम के साथ वेरिएशन जो है लीनियरली रहता है। ठीक है, तो ये इस तरह से प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जब हम स्टेट 2 पे पहुंच जाएंगे, 2 स्टेट पे पहुंच जाएंगे, तो वॉल्यूम B2 होगा और प्रेशर P2 होगा। ठीक है, तो जो टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से ये पूरा एरिया और यहाँ से यहाँ तक जो कवर्ड हुआ, दैट इज द वर्क इंटरेक्शन। ये टोटल वर्क इंटरेक्शन हो गया। ठीक है ना।
तो हमें पहले तो P2 निकालना है, क्या होगा? तो देखो P2 आपका प्रेशर क्या होगा, P2 इज इक्वल टू P2 डैश प्लस स्प्रिंग यहां से यहां तक कंप्रेस हुई है, ठीक है ना? तो स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया, K इंटू एक्स डिवाइड बाई एरिया। तो P2 आपका क्या हो गया, P2 डैश कितना है, सेम रहेगा P1 के 104 प्लस 12.5 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स कितना है 8 इंटू 10⁻² डिवाइड बाई एरिया ऑफ द पिस्टन 300 इंटू 10⁻⁴। तो आप यहां से देखें P2 कितना आएगा, तो P2 कैलकुलेट कर लेते हैं 1000 इंटू 8 12.5 इंटू 1000 इंटू 8 डिवाइड बाई 100 डिवाइड बाई 300 इंटू 10⁻⁴। ये आएगा प्लस 105, ये आएगा 138.33 किलो पास्कल, इतना आपका P2 डैश आ गया। अब एरिया देखो इसका कितना होगा, अगर वॉल्यूम B1 है, ये B2 है, तो ये चेंज इन वॉल्यूम, और ये B2 डैश है, ये B2 है, तो यहाँ चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ चेंज इन वॉल्यूम, ये आप निकाल लो। तो एरिया इसका कितना होगा, जो डायग्राम का एरिया है वो आपका कितना होगा, एरिया ऑफ दिस डायग्राम P1, ठीक है, इंटू डेल्टा B1 प्लस P1 प्लस P2 इंटू डेल्टा B2, ठीक है। अब डेल्टा V1 क्या होगा, एरिया इंटू जो हाइट राइज हुआ 8 इंटू 10⁻², और डेल्टा B2 भी आपका कितना होगा, एरिया इंटू 8 इंटू 10⁻²। तो आप यहाँ से एरिया, ये आपका P1 8 इंटू 10⁻² प्लस 1/2 P1 प्लस P2 इंटू 8 इंटू 10⁻² इंटू एरिया, ये तो एरिया आप कॉमन ले लेंगे, एरिया इंटू 8 इंटू 10⁻² कॉमन ले लिया, P1 प्लस P2 डिवाइड बाई, ये टोटल आपका वर्क डन होगा। एरिया कितना है 300 10⁻⁴, 8 इंटू 10⁻², P1 कितना है आपका 105 किलो पास्कल प्लस 105 प्लस 139 डिवाइड बाई 2। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कितना ये किलो में है, तो इसे भी आप 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर लें, तो आपका आएगा 105 प्लस 139 डिवाइड बाई 2 प्लस 105 इंटू 1000 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 8 इंटू 300। तो आएगा आपका आंसर 544.8 जूल। ये आपने वर्क डन निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये आपका ओवरऑल वर्क डन आ गया। तो सिंपल न्यूमेरिकल है, लेकिन आपको प्रोसेस को बढ़िया से समझना पड़ेगा, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और देखते हैं। तो ये देखो हीट इंजन का न्यूमेरिकल है, और मैंने कई बार इसे बताया भी है, ठीक है। देखो क्या है, फिगर बिलो shows a reversible heat engine having a heat interaction with the 3 constant temperature system. Calculate the thermal efficiency of the heat engine. तो ध्यान रख लो, जब भी कभी हीट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी निकलवाई जाए, तो उसके देखो दो तरीके से दो फॉर्मूले हैं जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड, ठीक है। तो देखो हीट रिजेक्टेड, ये तो हीट आ रही है तो हीट सप्लाई हो रही है, और ये हीट रिजेक्ट हो रही है, तो आपको Q3 निकालना पड़ेगा। जब भी कभी हीट इंजन या रेफ्रिजरेटर या हीट पंप किसी का क्वेश्चन हो, तो आप क्या करेंगे, क्लॉसियस इनइक्वालिटी वैलिड करेंगे। तो फॉर ए
फॉर ए रिवर्सिबल हीट इंजन, रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्लॉसियस इनइक्वालिटी। ये क्या है? क्लॉसियस इनइक्वालिटी है। ठीक है, अब जो हीट आ रही है Q1 डिवाइड बाई T1 प्लस जो आ रही है उसे पॉजिटिव रखें, इज इक्वल टू Q3 डिवाइड बाई T3। 100 डिवाइड बाई 1000 प्लस 50 डिवाइड बाई 500 इज इक्वल टू Q3 डिवाइड बाई 300। 1 बाई 10 1 बाई 10 इज इक्वल टू Q3 डिवाइड बाई 300, तो 1 बाई 5 इज इक्वल टू Q3 डिवाइड बाई 300, तो Q3 इज इक्वल टू 60 किलो जूल। तो ये 60 किलो जूल आपका Q3 आ गया। तो देखो हीट रिजेक्टेड कितनी हो गई? हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू हो गई आपकी 60 किलो जूल, और हीट सप्लाइड कितनी हो गई? हीट सप्लाइड इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 हो गई, यानी हीट सप्लाइड इज इक्वल टू 100 प्लस 50, यानी कि 150 किलो जूल। तो थर्मल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 1 माइनस 60 डिवाइड बाई 150। तो थर्मल एफिशिएंसी आपकी आ गई 90 डिवाइड बाई 100। थर्मल एफिशिएंसी आपकी 60% आ गई। ठीक है ना? तो सिंपल न्यूमेरिकल है, अगर आप प्रोसेस से चलेंगे तो आप आसानी से कर लेंगे, ना तो आप नहीं कर पाएंगे, काफी टफ न्यूमेरिकल हो जाता है। ठीक है ना? उसके बाद एक न्यूमेरिकल और है, इसे भी देखते हैं। ये गेट 2021 का ही न्यूमेरिकल है और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है, काफी टफ भी न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है ये। तो इसे देखते हैं। एन एडियाबैटिक vortex ट्यूब एज शोन इन फिगर गिवन बिलो इज सप्लाइड विद 5 किलोग्राम पर सेकंड ऑफ एयर इनलेट 1 एट 500 किलो पास्कल एंड 300 केल्विन। तो जैसे ही न्यूमेरिकल में कुछ डेटा दिया आप नोट कर लो। तो स्टेट 1 पे आपको दे रहा है मास फ्लो रेट 5 किलोग्राम पर सेकंड। ठीक है, प्रेशर P1 आपको दे रहा है 500 किलो पास्कल, टेम्परेचर T1 दे रहा है 300 केल्विन। ठीक है, two separate streams of air are leaving the device from outlet 2 and third. Hot air leaving the device at a rate of, state 2 पे hot air निकल रही है and mass flow rate is equal to 3 किलोग्राम पर सेकंड, P2 is equal to 100 किलो पास्कल and T2 is equal to 340 केल्विन। ठीक है, while 2 किलोग्राम पर सेकंड ऑफ कोल्ड एयर, स्टेट थर्ड पे जो है 2 किलोग्राम पर सेकंड एयर आ रही है एंड द प्रेशर P3 is equal to 100 किलो पास्कल है एंड T3 is equal to 240 केवल है। जब भी कभी इस तरह का न्यूमेरिकल आए तो ध्यान रखें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये दो इक्वेशंस हमेशा यूटिलाइज करें। तो सबसे पहले, और इसने वैल्यू दे दी आपको सीपी की वैल्यू दे दी आपको 1005 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। आर की वैल्यू दे दी 287 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले अप्लाई करते हैं, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई करते हैं। डी एम सी बी बाई डी टी इज इक्वल टू एम इन माइनस एम आउट। स्टडी फ्लो है तो ये 0 हो गया। एम इन कितना है? M1, एम आउट कितना है? M2 और M3। तो आपका इक्वेशन 1 आ गई, M1 इज इक्वल टू M2 प्लस M3। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है ना? अब आप अप्लाई करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की इसमें आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी, आपको एंट्रोपी जनरेशन पूछा हुआ है। तो आप क्या करें, एंट्रोपी बैलेंस अप्लाई करें। एंट्रोपी बैलेंस इक्वेशन,
तो एंट्रोपी बैलेंस आप DSCV by dt इज इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रेशन ऑफ डेल क्यू बाई टी प्लस m in s in minus m out s out plus entropy generation. It is a steady flow device, so this term is go, 0 is equal to m1 s1 minus m2 s2 माइनस m3 s3 प्लस सिग्मा जनरेशन। यहाँ से देखें, देखो कभी भी एंट्रोपी की आप किसी एक स्टेट पे पर्टिकुलर वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो आपको यहाँ डिफरेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 0 इज इक्वल टू रख लें m1 प्लस m2, सॉरी m1 की वैल्यू रख दें m2 प्लस m3 इंटू s1 m2 s2 माइनस m3 s3 प्लस सिग्मा जनरेशन। तो 0 इज इक्वल टू देखो यहाँ से m2 s1 प्लस m3 s1 माइनस m2 s2 माइनस m3 s3 प्लस सिग्मा जनरेशन। तो 0 इज इक्वल टू यहाँ से m2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, देखो s1 माइनस s2, और यहाँ से आप m3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा s1 माइनस s3 प्लस एंट्रोपी जनरेशन। एंट्रोपी जनरेशन निकालना है आपको, इधर साइड पे ने ले जाए तो m2 s2 माइनस s1 प्लस m3 s3 माइनस s1। अब आप s2 माइनस s1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। s2 माइनस s1 इज इक्वल टू क्या हो गया, Cp ln T2 बाई T1 माइनस R ln P2 बाई P1। आपको T2 पता है, T1 पता है, आपको P2 पता है, P1 पता है। जब आप वैल्यू रखोगे सारी, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, आपका आएगा 587.69 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। इसी तरह से जब आप S3 माइनस S1 निकालेंगे तो क्या आएगा, Cp ln T3 बाई T1 माइनस R ln P3 बाई P1। अब आपको P1 P2 T1 T3 सबकी वैल्यू पता है, जब इनकी वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा 237.64 जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन। इन दो वैल्यू को उठा के यहाँ और इसे यहाँ पे जब रखेंगे तो आपका एंट्रोपी जनरेशन आ जाएगा 2.23 किलोवाट पर केल्विन। दिस इज द योर आंसर। तो किस तरह से देखो न्यूमेरिकल को निकाला गेट में। कंसेप्चुअली थोड़ा टिपिकल टाइप की न्यूमेरिकल पूछते हैं, तो आप ध्यान रखें कि अगर आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया से आता है तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसे बिगाड़ देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो इस तरह से हमने थर्मोडायनेमिक्स के करीब करीब 4 न्यूमेरिकल देखे जो गेट में आए हुए थे। काफी कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल थे और अच्छे न्यूमेरिकल भी थे। ठीक है, तो अगर आप इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे और तभी इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। अगर जो आपको थोड़ा सा भी डाउट है या कॉन्सेप्ट बढ़िया से क्लियर नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ओके, तो अगर आपको गेट एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ध्यान रखना है कि आपको अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है। किसी भी चीज को, किसी भी टॉपिक को पढ़ना है, उसमें कॉन्सेप्चुअली यू विल लर्न। आपको कॉन्सेप्चुअली लर्न करना पड़ेगा, केवल रटने से काम नहीं उसमें हो सकता, क्योंकि गेट में हर क्वेश्चन रिपीट नहीं आता, गेट में थोड़ा अलग चलता है हिसाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो थ्योरी ऑफ मशीन है, देखो इसमें ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हमने बनाए हुए हैं कि बड़ी आसानी से आप क्वेश्चंस निकालेंगे। अगर आप एक कॉन्सेप्ट याद रख लें तो हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसी ट्रिक बनाई हुई है। देखो क्वेश्चन क्या है, ए रिजिड लिंक, एक लिंक है पी क्यू जिसकी लेंथ 2 मीटर है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक लेंथ 2 मीटर है एंड ओरिएंटेड एट 20 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल एज शोन इन फिगर। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी bq and the direction of bp are given. The magnitude of bp at this instant. आपको bq दे दिया, आपको bp निकालना है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक लिंक आपके पास हो, तो मेथड तो कई हैं लेकिन सबसे इजी जो मेथड है जिससे मैं सॉल्व करता हूँ बहुत आसान है। ध्यान रखो, जैसे कोई लिंक है, मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। जैसे कोई लिंक है आपका, ठीक है, तो लिंक के डायरेक्शन में अगर कोई वेलोसिटी यहाँ पे b1 है और ये आपका b2 है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ये आपकी b2 है, तो लिंक जो है एक रिजिड बॉडी है। ये इसकी लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगी, है ना।
तो इसका मतलब है B1 इज इक्वल टू B2, हमेशा लिंक के डायरेक्शन में वेलोसिटी इक्वल होगी, लिंक की लेंथ चेंज नहीं हो सकती। तो दोनों हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी पे ही मूव करेंगे, तभी ऐसा पॉसिबल है। अगर जो ये अलग अलग वेलोसिटी मूव करेंगे तो लेंथ चेंज हो जाएगी। तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, यानी कि लिंक की डायरेक्शन में वेलोसिटी आपकी इक्वल रहेगी। तो देखो ये यहाँ से 20 डिग्री एंगल बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई, BP cos 20 डिग्री। अब देखो BQ यहाँ से 20 डिग्री एंगल बना रहा है, 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और जो ये लिंक है अगर इसे आप थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, ये यहाँ से 20 डिग्री एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये एंगल आपका कितना हो गया, 25 डिग्री। तो लिंक की डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हो गई, BQ cos 25। इसका मतलब BP cos 20 इज इक्वल टू BQ cos 25। तो आप BP निकाल सकते हैं। BQ कितना, 1 इंटू कॉस 25 डिवाइड बाई cos 20। तो ये आप निकालेंगे तो 0.96 आएगा। तो आपका ऑप्शन डी हो गया। तो कितना आसान था, ये कॉन्सेप्ट से आप न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं, जबकि इसके बहुत बहुत तरीके हैं। आप अगर और किसी तरीके से निकालेंगे, आई सेंटर से निकालें या किसी और तरीके से निकालें, तो क्वेश्चन काफी टफ बैठेगा। आप निकाल के देख लें, आप आई सेंटर मेथड यूज करें तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें, वो जहां कट करें फिर डिस्टेंस निकालो, मतलब कैलकुलेशन बहुत होगी। और गेट में और कम्पिटिटिव एग्जाम में ध्यान रखें, हमेशा वो कॉन्सेप्ट यूज करें जिसमें आपको कम से कम जो है कैलकुलेशन करनी पड़े। ठीक है ना। तो कितना सिंपल कॉन्सेप्ट था, केवल लिंक के डायरेक्शन की वेलोसिटी को आप इक्वल कर दो, आपका आंसर आ जाए। ठीक है। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम और आपको बताते हैं। देखो ये देखो, ये रिजिड ए बी ऑफ लेंथ एल इक्वल टू √2। अगर ये कोई रॉड है, इसकी लेंथ आपकी √2 है, is undergoing translation as a rotational motion in xy plane. The point A has velocity v1 is equal to I plus 2j. The end V is constant to move along the x-axis, ये x-axis के along move कर होगा. The magnitude of velocity v2 at end B. v2 की आपको वैल्यू निकालनी है। तो देखो b1 आपको दिया है, यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, b1 इज इक्वल टू I plus 2j। तो हम b1 की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 डिवाइड बाई 1। यानी कि ये आपका जो एंगल जो आएगा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2, कितना आ गया, 63.43 डिग्री। यानी कि ये यहाँ से 63.43 डिग्री एंगल बना रहा है। तो ये B1 लिंक से कितना एंगल बनाएगा, -45 कर दो, तो ये एंगल बनाएगा, ये जो एंगल है ये एंगल आपका आएगा 18.43। यानी कि लिंक की डायरेक्शन वेलोसिटी कितनी होगी, B1 cos 18.43। ठीक है। अब देखो B2 हॉरिजॉन्टल है, यहां से आप इसे आगे बढ़ाएं, ये यहाँ से 45 एंगल बना रहा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये वेलोसिटी कितनी होगी, V2 cos 45। इन दोनों को आप इक्वल कर दो, तो आप B1 cos 18.43 को B2 cos 45 के इक्वल कर दें, तो B2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, B1 इंटू cos 18.43 डिवाइडेड बाई cos 45। अब B1 कितना है, B1 का मैग्नीट्यूड निकाल लो, अंडर रूट 1 + 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 5। तो √5 इंटू, आप देख लें, cos 18.43 डिवाइड बाई cos 45 इंटू अंडर रूट 5, ये आएगा आंसर आपका 3 मीटर पर सेकेंड। तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल ले रहे हैं। तरीके तो और भी हैं, मैं और भी तरीके से इस क्वेश्चन को निकाल सकता हूँ, लेकिन यहाँ मैं इसे बड़े इजी कॉन्सेप्ट से निकाल रहा हूँ, तो मैं इसलिए इसे प्रेफर कर रहा हूँ। ओके, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये देखो आपका गियर ट्रेन का न्यूमेरिकल है, इसे मैं बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट से, जबरदस्त कॉन्सेप्ट से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, देखो क्या क्वेश्चन कह रहा है, फॉर एपी साइक्लिक गियर अरेंजमेंट शोन इन फिगर ω2 इक्वल टू 100 रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज। जैसे ही आपको पहली वेलोसिटी दे उसे हमेशा पॉजिटिव ले लो, और इसका मतलब आपने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया। एंड ओमेगा आर में इक्वल टू
80 रेडियन पर सेकेंड काउंटर क्लॉकवाइज, तो -80 ले लो, काउंटर क्लॉकवाइज है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 5 इन रेडियन पर सेकेंड, आपको ओमेगा 5 निकालना है, ठीक है, ओमेगा 5 निकालना है। तो आप ध्यान रखें, मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा, टेबल मेथड से नहीं, बड़ी आसानी से यूज बताऊंगा। तो याद रखो, वेलोसिटी ऑफ गियर 5 विद रेस्पेक्ट टू आर्म डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ गियर 2 विद रेस्पेक्ट टू आर्म। जब आप T2 यहाँ रखें, जब ओमेगा 2 नीचे है, तो 2 गियर से मूव करना चालू करें यहाँ से, और हम एंड गियर 5 तक मूव करेंगे, टीथ को लिखेंगे तो देखो 2 और 3 सीरीज में है, तो यहाँ लिख लो -T2 डिवाइड बाई T3। अब देखो 3 और 4 एक ही शाफ्ट में है, सेम स्पीड रहेंगे तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। 4 एंड 5 इंटरनल गियर हैं, तो इनमें माइनस साइन नहीं आएगा, T4 डिवाइड बाई T5। अब आप वैल्यू रखें, तो ओमेगा 5 आपको निकालना है, +80 100 +80 इज इक्वल टू माइनस T2 कितना है 20 डिवाइड बाई 24 एंड 32 डिवाइड बाई 80, तो 4 8 और 3, तो इज इक्वल टू -1/3। ये 180 रह गया, तो यहाँ रह गया 60, तो ओमेगा 5 + 80 इज इक्वल टू -60, ओमेगा 5 इज इक्वल टू -140। अब 140 आपने माइनस है तो क्या है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 140 काउंटर क्लॉकवाइज, तो ये आपका सी ऑप्शन हो गया। तो कितना आसान है, अगर जो आप कॉन्सेप्ट से चलेंगे तो आप इस तरह से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखो, इसी तरह से हमें न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।